Very good morning to everyone. So, are we all set, ready to start with the very first chapter of SCM? Yes. So, let us start the very first chapter, Introduction to Strategic Cost Management. In fact, this first chapter is all about what the subject is. What is this strategic cost management and how it is different from the traditional cost management. जो हम पहले कॉस्ट मैनेजमेंट करते थे उससे किस तरीके से ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नया कॉस्ट मैनेजमेंट है. Let me write the name of the chapter, that is Introduction to Strategic Cost Management. Before reading out the text of this chapter, let me just brief you what this strategic cost management is, comparing with the traditional cost management. तो हम एक तरफ लिखते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट and the other side I'll write as strategic cost management. Traditional cost management was all about cost control and cost reduction. But this is all about cost management. तो सबसे पहले पॉइंट को पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो था वो क्या था, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता था. बट द स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है मेकिंग अ बजट एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द बजट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, हम एक बजट बनाते हैं जो पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है. वो ये कहता है कि ये प्रोडक्ट 10 रुपए में तैयार हो जाना चाहिए. हमने एक बजट बनाया कि प्रोडक्ट 10 रुपए में तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है. कॉस्ट कंट्रोल क्या है? अब हम किसी भी तरीके से ट्राई करते हैं कि मेरी कॉस्ट 10 रुपए ही आए, मेरी कॉस्ट 12 रुपए 11 रुपए नहीं होनी चाहिए, मेरी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 10 रुपए ही आनी चाहिए. ये होता है कॉस्ट कंट्रोल. तो व्हाट इज दिस कॉस्ट कंट्रोल? प्रिपेयरिंग अ बजट बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. एंड व्हाट यू विल हैव टू सी कि कभी भी मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी बजटेड कॉस्ट से ज्यादा न होने पाए. इनफैक्ट कॉस्ट रिडक्शन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है. कॉस्ट रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है लागत को कम करते रहना है, खींचते रहना है, नीचे करते जाना है. ये एक ऐसी चीज है जिसे हम कह सकते हैं कभी ना तसल्ली करने वाली चीज है. जैसे हम बजट बनाते हैं तो 10 रुपए का, तो मेरा टारगेट क्या होता है? 10 रुपए में ही प्रोडक्ट तैयार हो जाए. लेकिन कॉस्ट रिडक्शन एक ऐसी चीज है जहां पे तसल्ली नहीं है. अगर प्रोडक्ट 12 रुपए में बन रहा था, किसी तरीके से हम 10 रुपए पे पहुंच गए, तो अब अगला टारगेट पता है क्या होगा? अब 8 रुपए में बनाएंगे. अब 8 रुपए में पहुंच गए तो अगला टारगेट अब 7 रुपए में ही इस प्रोडक्ट को बनाएंगे. दिस कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन. तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. कॉस्ट कंट्रोल क्या है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है सिंपली बजट बनाना और एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर करना और हमेशा ये कोशिश करना कि हम बजट वाली कॉस्ट पे ही प्रोडक्ट को तैयार कर लें. कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव है हमेशा लागत गिरती जानी चाहिए. अगर 10 रुपए के प्रोडक्ट को हमने तैयार कर लिया 10 रुपए में, तो अब अगला टारगेट 10 नहीं होगा, अब 9 होगा. मतलब कंटिन्यूअस रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है. तो ऑनगोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है. हम कभी भी तसल्ली में नहीं आएंगे, हमेशा कॉस्ट को गिराने की कोशिश करेंगे, लागत को कम करने की कोशिश करेंगे. इस कॉस्ट रिडक्शन. थोड़ी सी बात और करते हैं, तब आपको हम कंपेयर कर पाएंगे कॉस्ट मैनेजमेंट क्या चीज है. कॉस्ट रिडक्शन करते कैसे हैं, तरीका क्या है इसका, या कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं. दोनों करने का तरीका एक ही है. दैट वाज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, कि हम अपने खर्चों को कम करें. अभी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल एक्स यूज करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल वाई यूज करके भी वो प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है और रॉ मटेरियल वाई सस्ता है. तो क्यों ना रॉ मटेरियल वाई का प्रयोग किया जाए. मार्केटिंग के जो खर्चे हैं, एक दूसरी एजेंसी ने काम ले रखा है, वो मेरी मार्केटिंग करती है, वो ज्यादा पैसे ले रही है. एक दूसरी मार्केटिंग कंपनी को पकड़ते हैं, थोड़ा सा कम मार्केटिंग करेगी, पैसे भी कम लेगी. ये है तरीका कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का.
पता है, लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज होती है। कॉस्ट को मैनेज करना बताया जाता है यहां पे। सर मैनेज करना क्या होता है? हमें मैनेजमेंट का मतलब यह है कि देखिए आज हम 5 लाख रुपए का एक फिक्स्ड खर्चा इंकर कर रहे हैं। वो फिक्स्ड खर्चा है, 5 लाख रुपए मेरा फिक्स्ड खर्चा है। हम फिलहाल अभी 1 लाख यूनिट बना रहे हैं। तो पता है मेरा 1 यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा है? 5 लाख रुपए का फिक्स्ड खर्चा, और 1 लाख यूनिट बनाते हैं, यानी 1 यूनिट पे खर्चा आता है 5 रुपए का। लेकिन अगर हम 1 लाख की बजाय 2 लाख यूनिट बनाना शुरू कर दें, खर्चा वही फिक्स्ड है, 5 लाख रुपए फिक्स्ड खर्चा है मेरा, तो अगर हम 2 लाख यूनिट बनाना शुरू कर दें तो एक ही यूनिट पे खर्चा पता है कितना आएगा? 2.5 रुपए का ही। लागत कम हुई कि नहीं हुई? ये है कॉस्ट मैनेजमेंट। बात समझ में आई? हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे और लागत को कम करेंगे। और सबसे बेहतरीन तरीका कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या है, जो हम लोग पूरे चैप्टर में वही बात पे फोकस करेंगे, वो ये है कि एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो। उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो पैसा देता है प्रोडक्ट का, वो किस एक्टिविटीज को ज्यादा वैल्यू करता है। पता है हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं, बड़ी सुंदर पैकेजिंग है उसकी, लेकिन मेरा जो कस्टमर है ना, वो उस पैकेजिंग के लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। वो तो कहता है ये अगर इस अट्रैक्टिव पैकिंग की जगह एक सिंपल पॉलिथीन पैकिंग में भी अगर मिल जाए ना, तो भी ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे, प्रोडक्ट तो यही खरीदेंगे। और 10 रुपए पैकिंग का अगर हम यहां पे बचा लेंगे तो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये प्लान करना होगा कि हम जब अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो आई एम इंकरिंग कॉस्ट इनटू सेवरल थिंग्स। हम उसकी पैकेजिंग पे दे रहे हैं पैसा, हम उसके रॉ मटेरियल पे पैसा लगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने पे पैसा लगा रहे हैं, बहुत जगह पैसा लगा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह तो ऐसा होगा जहां पे कस्टमर को चाहिए नहीं कि आप पैसा लगाओ, लेकिन आप लगा रहे हो। हमें वही तो आइडेंटिफाई करना है कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को वो नहीं चाहिए। अगर पता चल जाए कि कस्टमर को वो नहीं चाहिए तो वो चीज हटाइए और लागत को कम कीजिए। ये है कॉस्ट मैनेजमेंट। बात समझ में आई कि नहीं? तो फिर से रिपीट करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये था मेरा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें बस ऑब्जेक्टिव क्या है? लागत को कम करो। कैसे करो? मटेरियल थोड़ा सस्ता कर देते हैं, मार्केटिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट में पैसा बचा लेंगे। दिस इज कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो कस्टमर को क्या चाहिए, पकड़ो कस्टमर को क्या चाहिए। आप कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हो कि जो कस्टमर को नहीं चाहिए। उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो विच डज नॉट एड वैल्यू इन द माइंड ऑफ कस्टमर, एंड इन केस यू गेट टू नो दैट, delete that activity and you'll be able to save cost. क्लियर है इतनी बात? तो देखिए ये बेसिकली है क्या? दिस इज रिड्यूसिंग डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब मटेरियल कॉस्ट वगैरह, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर लीजिए, ये सब होता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, और जो बिना मतलब वाले खर्चे उनको डिलीट करो। दिस इज इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। हो सके तो आउटपुट ही बढ़ा दो अपना। बहुत सारे खर्चे फिक्स नेचर के हैं, जितने लग रहे हैं उतने ही लगेंगे। कुछ यूनिट ज्यादा बन जाएगी तो ऑटोमेटिक पर यूनिट खर्चा क्या होगा? कम आ जाएगा। तो ये कहता है इंक्रीज परफॉर्मेंस। कैसे? आउटपुट बढ़ाइए, आउटपुट को इंक्रीज कीजिए, और क्या कीजिए? एक्टिविटीज जो वैल्यू एडेड नहीं कर रही है कस्टमर के माइंड में, उन एक्टिविटीज को डिलीट कीजिए, उन एक्टिविटीज को मत करिए। ठीक है? एक्टिविटी ऑफ नो यूज टू बी स्टॉप्ड। कस्टमर को अगर आपके प्रोडक्ट में अच्छी पैकिंग नहीं चाहिए, वो तो आपके क्वालिटी और की वजह से खरीदता है, और वो खरीदेगा आप पैकिंग कैसी भी देते हो। तो अगर कॉस्टली पैकिंग कर रहे हो तो हटा दो वो पैकिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा आप ऐसा नहीं कह सकते सभी प्रोडक्ट के लिए कि पैकिंग हटा दो, ठीक है, सस्ती पैकिंग कर दो। नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अट्रैक्टिव पैकिंग की वजह से ही बिकते हैं। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ योर कस्टमर।
इसका जो फोकस होता है कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का, वो होता है इंटरनल फीचर्स. दिस इज फोकस ऑन इंटरनल फैक्टर्स. अब कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? फोकस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो कैसे माल बनाते हैं, वो किन किन फीचर्स को डालते हैं, हम ये सब देख के अपनी कॉस्ट को जब मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है. स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या है? ये प्लानिंग, डिसीजन. ठीक है. एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब हम कंसिडर करते हैं देन इट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था? बाहर किसी को नहीं देखना है, बस अंदर कॉस्ट कैसे कम हो जाए. अच्छा, यहां पे 2 लेबर ज्यादा है, बेकार में बैठे रहते, काम तो करते नहीं है, 2 लेबर को हटाओ. पता है ये क्या था? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. अपने अंदर, बस फैक्ट्री के अंदर देखो कहां लागत ज्यादा दिख रही है, खटाक से वो चीज हटाया. दैट इज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स देखिए, कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है. मेरा जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो हमें कितने रुपए में मटेरियल सप्लाई कर रहा है, क्या एक दूसरा सप्लायर मिल सकता है जो सेम रॉ मटेरियल सस्ते में दे देगा, वो है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. पता है. लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था? हम कहते थे रॉ मटेरियल एक्स यूज कर रहे हैं, इसकी जगह अगर वाई यूज कर ले वो तो सस्ता है. स्ट्रैटेजिक में ये नहीं है एक्स की जगह वाई यूज कर ले, एक्स ही यूज करेंगे. एक्स का दूसरा सप्लायर खोजते हैं जो हमें एक्स रॉ मटेरियल क्या देगा, सस्ता देगा. चौथी बात एक और बोल सकते हैं हम आपको, जैसे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट खर्चों को कम कैसे करता था. जैसे मशीन जब बंद हो जाएगी चलना ना, तब उसकी रिपेयरिंग कराएंगे. ठीक है. समय समय पे बीच बीच में रिपेयर मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं कराएंगे. क्यों? खर्चा लगता है भाई, लागत बढ़ जाती है इससे. ये है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या था? कॉस्ट कंट्रोल. खर्चे कम करो. खर्चे कम करेंगे, प्रोडक्ट की लागत सस्ती आएगी, मार्केट में सर्वाइव करेंगे. यही फंडामेंटल था जिसपे पूरी कॉस्ट डिपेंडेंट थी. लागत कम करनी है. ठीक है. लेकिन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है? कहता है मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो दुनिया भर के खर्चे आपके लगेंगे. मशीन को सिर्फ बनाने का नहीं, उतनी देर तक आपका लेबर भी बैठा रहेगा, वो लेबर कॉस्ट आपकी वेस्ट हो रही है. ठीक है. उतनी देर तक काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन आपकी कम हो गई. प्रोडक्शन कम हो गई तो ऑटोमेटिक आपकी उतनी सेल भी कम हो गई. आप प्रिवेंटिव कॉस्ट लगाइए. मशीन खराब नहीं हुई है, समय समय पे रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहिए, रुकनी भी नहीं चाहिए मशीन. ये है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. तो हम यहां लिखते हैं कि रिपेयर ऑफ मशीन कैसे होता था? व्हेन इट ब्रेक्स डाउन. ब्रेक्स डाउन मतलब बंद हो जाएगी चलना, तब उसकी रिपेयर कराएंगे. और यहां पे क्या है? कंटिन्यूअस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ठीक है. अच्छा, एक बार बच्चों फिर से हम समझना चाहेंगे, क्या आपको यह बात समझ में आई कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या अंतर होता है? ठीक है. हम फिर से बता देते हैं. कॉस्ट कंट्रोल अगर हम बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, तो इसका मतलब होता है अचीविंग टारगेट. हम हमेशा टारगेट को अचीव करना चाहते हैं. हम पहले से एक बजट बनाते हैं. टारगेट क्या है? बजट. कि प्रोडक्ट 8 रुपए का बनना चाहिए. तो अगर प्रोडक्ट मेरा 8 रुपए से जरा भी ऊपर हो रहा होगा तो हम तुरंत रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, उसको 8 रुपए पे ही टिकाएंगे. कुछ ना कुछ खर्चे कम करेंगे. सर कौन से करेंगे? मार्केटिंग के करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, कहीं भी करेंगे, लागत वहीं पे जाके बैठाएंगे जो मेरी आ रही थी. मेरे खर्चे जो हैं वो डिफाइंड है कि इतना ही खर्चा करना है, ज्यादा हो रहा होगा कम करेंगे. और जब हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मतलब आज 8 रुपए अचीव कर लिए तो कल 7.5 रुपए अचीव करना है, परसों 7 रुपए अचीव करना है, फिर 6.5 रुपए अचीव करना है. ये है, ये बेसिकली होता है चेंजिंग टारगेट. टारगेट ही बदलते जाओ, कंटिन्यूअस प्रोसेस. लागत कम होते जानी चाहिए.
ठीक है, कैसे मैनेज करके कॉस्ट को, क्या नहीं, बस इंटरनल फैक्टर देखो, जहां बर्बादी लग रही है बस उसको कंट्रोल करो. एंड द न्यू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट दैट यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना क्या है हमारे साथ, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, यू हैव टू बिकम डिसीजन मेकर. आपको एक एनालिटिकल पर्सन बनना है रेदर देन ए कैलकुलेटिव पर्सन. आपको कैलकुलेटर का कम इस्तेमाल करना है, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना है इस कोर्स में. आप हमारे साथ करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जहां पे आप कंपनी को एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से उनकी लागत कम हो जाएगी. ठीक है, तो व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस. ठीक है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई करने के लिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट यूज कैसे होता है, व्हेन यू आर डूइंग वैल्यू चेन एनालिसिस. व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? वैल्यू का मतलब होता है, एक एक शब्द का मतलब बता रहे हैं, पहले आपको बता रहे हैं वैल्यू का मतलब क्या होता है. वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट दैट कस्टमर इज रेडी टू पे. वैल्यू चेन एनालिसिस में वैल्यू शब्द का मतलब होता है अमाउंट दैट कस्टमर इज रेडी टू पे. कस्टमर कितना पैसा देने को तैयार है. ठीक है, चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है ऑल एक्टिविटीज performed, all activities performed by manufacturer to deliver a product. एक प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करने तक जितनी भी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरर परफॉर्म करता है उसको कहा जाता है चेन. हमको अगर कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो क्या क्या करना पड़ता है बताएंगे आप? रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है, उसको प्रोसेस में डालना पड़ता है, उसे फिनिश गुड्स बनाना पड़ता है, उसकी एडवर्टीजमेंट करानी होती है, मार्केटिंग करानी होती है, कस्टमर को डिलीवर डिस्पैच कराना पड़ता है, आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ता है. इतना कुछ करना पड़ता है. इन सभी एक्टिविटीज को बच्चों क्या बोलते हैं? चेन. ठीक है, वैल्यू क्या चीज है? वैल्यू का मतलब है अमाउंट दैट कस्टमर इज रेडी टू पे. अब कुल मिला के बात करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस का क्या मतलब है. फिर वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग दोज एक्टिविटीज फॉर विच कस्टमर इज रेडी टू पे. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. वैल्यू का मतलब कस्टमर कितना पैसा देने को तैयार है. चेन का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी परफॉर्म करती है इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर. एंड इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी डज सो मेनी एक्टिविटीज लाइक purchasing of raw material, storing of raw material, then processing of raw material to make finished goods, then advertising, marketing, then delivering the product to the customer, and then after sales service. ठीक है, all these activities are called chain, and value chain analysis means identifying those activity for which customer is ready to pay. कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. एक प्रोडक्ट बना के बेचने के दौरान एक कंपनी ने बहुत काम किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए कस्टमर पे करने को तैयार हो सकता है ना हो, क्योंकि वो उसकी वैल्यू समझता ही नहीं है. आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल देखिए, छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज एक कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो मोबाइल सेल करती है और साथ में बैक कवर भी फ्री में डालती है डब्बे में. ठीक है, पैसा लग रहा है कि नहीं बैक कवर बनाने का? भी लग रहा है. लेकिन पता है मोबाइल जिन क्लास ऑफ पीपल को, ये महंगा मोबाइल है, ठीक है, और जिस क्लास ऑफ पीपल को ये मोबाइल सेल कर रहे हैं वो क्लास ऑफ पीपल बैक कवर यूज ही नहीं करता है.
ठीक है, क्योंकि वो जनरली वो क्लास ऑफ पीपल है जो हर 3 महीने में नया मॉडल आता है उस मोबाइल का और वो खरीद लेता है, तो बैक कवर यूज करेगा क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद तो उसको क्या करना है, नया मॉडल ही परचेस कर लेना है। तो here there is something which can be identified as an activity which does not add value in the mind of customer, and what is that? That is giving of back cover। ठीक है, अगर कंपनी कॉस्ट मैनेजमेंट करना चाहती है यहां पे तो क्या करे, बैक कवर को डिलीट कर दे, बैक कवर ना दे। ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हर कंपनी ऐसा करे, बैक कवर ना दे? नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो ऐसा मोबाइल बनाते हैं जिनके कस्टमर डेफिनेटली जैसे ही मोबाइल खरीदते हैं तुरंत बैक कवर भी खरीदते हैं, और उन्हें अगर मोबाइल के साथ बैक कवर मिल जाता है तो उन्हें अच्छा लगता है। क्लियर है सबको ये बात? तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आप कौन सा बेसिकली कोर्स करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये किस तरीके का सब्जेक्ट है। ठीक है, आइए लेट मी गो थ्रू द टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड टू यू नाउ। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले वो डिफाइन कर रहे हैं, और आपको हमने बता भी दिया कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था। इंटरनली फैक्ट्री में, कंपनी में ये देखो कहाँ खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, 2 लेबर ज़्यादा बैठे हैं, हटा दीजिए। ठीक है, लग रहा है रॉ मटेरियल दूसरा वाला यूज़ किया जा सकता है, वो करिए। एडवर्टीजमेंट के खर्चे कम कर देते हैं, मार्केटिंग के खर्चे कम कर देते हैं। इस तरीके के अप्रोच से लागत को जो कम किया जाता था वही था हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। Traditional cost management system involves allocation of cost and overhead to the production and focuses largely on cost control and cost reduction. The underlying assumption was that with reduced cost, direct and overhead, a firm could earn better profit. I hope आप cost की classification तो जानते हो ना बच्चों। थोड़ा सा हम आपको उन चीज़ों को भी रिकॉल कराएंगे जो आपने पहले पढ़ा था जब आप छोटे बच्चे थे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बड़े होते जाते हैं तो भूलते भी तो जाते हैं। ठीक है, तो डू यू नो व्हाट इज कॉस्ट एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? क्योंकि हम कॉस्ट कम करने जा रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि कॉस्ट होता ही क्या है। व्हाट आर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 लास्ट एंड द नंबर 3 ओवरहेड। जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। नंबर 3 एक्सपेंसेस। जो बच्चे ओवरहेड बोल रहे थे उनको याद था कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ते थे मटेरियल, नंबर 2 पढ़ते थे लेबर और 3 पढ़ते थे ओवरहेड, इसलिए उनको याद आ रहा है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। लेट मी रिमाइंड यू, द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। व्हाट इज मटेरियल? व्हाट इज मटेरियल? The tangible item that is being consumed in the process of production is material. कोई भी tangible item जो प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल। व्हाट इज लेबर? द मैन पावर। ठीक है, मैन पावर को क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट। एंड एक्सपेंसेस, एनीथिंग विच इज नॉट मटेरियल एंड लेबर इज एक्सपेंसेस। अगर कोई भी चीज मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो वो क्या होती है? एक्सपेंसेस होती है। रिपीट करते हैं, मटेरियल क्या होता है? अ टेंजेबल आइटम विच इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, वर्ड हमने जो बोला है कंज्यूम बोला है। ठीक है, हालांकि हमें यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि इन बातों का आज जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे सामने बैठे इनका उपयोग नहीं है, क्योंकि ये सारी बात वो पहले से सुन चुके हैं। लेकिन वो बात सुन चुके हैं तो कितना याद है ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद अगर हम ये छोटी छोटी बात आपसे करते रहेंगे तो इससे क्या होगा? आपका रिवीजन भी होता रहेगा एंड यू विल बी मोर थॉरो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चों? ऑल दोस टेंजेबल आइटम विच इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको बताऊं, कंज्यूम होने के साथ साथ कुछ चीजें यूज भी होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। अंतर क्या है कंज्यूम और यूज होने में? अब बताइए, जब शर्ट बनता है तो बटन, थ्रेड ये कंज्यूम होता है। सीजर, कैंची, कैंची भी कंज्यूम हो जाती है शर्ट बनाने में? नहीं, वो क्या होती है? यूज होती है। ठीक है, क्या टेंजिबल आइटम है सीजर भी?
फिर से रिपीट करते हैं, मटेरियल हमने क्या बोला, टेंजेबल आइटम विच इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम एक बार लिख दें क्या, मटेरियल टेंजेबल आइटम, टेंजेबल आइटम कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। Although I won't take that much of time जितना हम एक इंटरमीडिएट लेवल की क्लासेस पे टाइम लेते हैं इन चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। देयर वी टेक नियरली 2.5 hours just to explain what is material, labor and expenses. I'll just go in a very fast mode in order to make you understand what is material. Tangible item consumed in the process of manufacture. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं manufacture of shirt। तो हम जानना चाहते हैं अगर हम शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें कंज्यूम या यूज़ कर रहे हैं। तो बटन है, थ्रेड भी लगता है उसमें, थ्रेड हो गया, सीजर भी है। अब आप हमको बताएंगे बटन, थ्रेड, सीजर, क्या ये सभी टेंजेबल आइटम है? टेंजेबल आइटम किसे कहते हैं? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऑल दिस 3 आर टेंजेबल आइटम, यस दीज 3 आर टेंजेबल आइटम्स। बटन एंड थ्रेड ये पता है क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। सीजर कंज्यूम नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि हम कपड़ा काट रहे हैं, कैंची से काटते 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 कैंची भी खत्म हो गई, कपड़ा कट गया, कैंची भी खत्म हो गई? नहीं, द सीजर इज स्टिल इन द हैंड ऑफ वर्कर, ठीक है, एंड दैट विल बी यूज्ड सेवरल टाइम्स इन प्रिपेयरिंग सेवरल शर्ट्स, ठीक है। तो सीजर इज बीइंग यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, सीजर मटेरियल नहीं है, नॉट मटेरियल। और जिनका हम यूज करते हैं बच्चों, उन आइटम की कॉस्ट खर्चा नहीं होती, ठीक है। उसका डेप्रीशिएशन जो होता है वो क्या होता है पता है? कॉस्ट। उसका डेप्रीशिएशन कॉस्ट होता है जिन आइटम को यूज करते हैं। और जिन्हें कंज्यूम करते हैं वो खुद कॉस्ट है, जिन्हें कंज्यूम करते हैं वो खुद कॉस्ट है, जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनका डेप्रीशिएशन क्या है? कॉस्ट है, ठीक है। तो जिन आइटम को हम यूज करते हैं उसका डेप्रीशिएशन कॉस्ट है, वो पता है क्या है? एक्सपेंसेस। क्योंकि जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो क्या है? एक्सपेंसेस। मटेरियल क्या है? टेंजेबल आइटम जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, टेंजेबल आइटम जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, लेबर यानी मैन पावर। और अगर मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस। बिजली बिल, शर्ट बना रहे हैं तो बिजली बिल भी लग ही रहा है। बिजली बिल क्यों आ रहा है? अरे जहां वर्कर काम कर रहा है वहां लाइट फैन तो चल रहा है ना। बिजली बिल क्या है? मटेरियल है। Is it a tangible item which is being consumed in the process of production? No. Is it labor? No. Then it is expenses. अब आपको बताते हैं, मटेरियल कैन बी डायरेक्ट मटेरियल एंड इट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल, इट कैन बी इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर कैन ऑल्सो बी डायरेक्ट एंड इट कैन बी इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राइट, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको तीनों को मिला के पता है क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दीज 3 आर कॉल्ड ओवरहेड। इसको ओवरहेड कहा जाता है, ठीक है। तो मटेरियल, जब हम सिर्फ मटेरियल बोलते हैं ना, तो पता है उसका मतलब ही क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। अगर हम सिर्फ मटेरियल बोलेंगे तो आप इसे क्या समझेंगे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। व्हेन आई एम टॉकिंग ओनली मटेरियल, व्हेन आई एम सेइंग ओनली मटेरियल, तो दैट मींस इट इज डायरेक्ट मटेरियल। व्हेन आई एम सेइंग लेबर, इट मींस डायरेक्ट लेबर, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग ओवरहेड, दैट मींस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आप सबको मालूम है। डायरेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी कोरिलेटेड 1 to 1, ठीक है। अगर आप इनपुट आउटपुट को 1 to 1 कोरिलेट कर सकते हैं, देन इट इज डायरेक्ट। एंड व्हेन यू कैन नॉट कोरिलेट 1 to 1, देन इट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। जब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इनपुट लगा है ना, ये वाला जो मटेरियल का खर्चा है, ये सिर्फ इसी आउटपुट की वजह से है, देन इट इज डायरेक्ट। एंड व्हेन इट इज स्प्रेड ओवर सेवरल आइटम्स, देन इट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होगा? जो लेबर, एक लेबर है जो बेसिकली साफ सफाई करता है, ठीक है, और 10 लेबर मेरे पास ऐसे हैं जिनको हमने एक एक शर्ट दे दिया है बनाने के लिए,
और 10 लेबर के बाद 11वां लेबर जो है वो क्या करता है, साफ सफाई करता है। तो 11वें लेबर का जो खर्चा है वो पता है किसकी वजह से, 10 शर्ट की वजह से, ठीक है। और बाकी तो एक एक लेबर का खर्चा एक एक शर्ट की वजह से था। तो एक एक लेबर का खर्चा जो एक एक शर्ट की वजह से था वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी, और जो 11वां लेबर था मेरा जो 10 शर्ट की वजह से साफ सफाई कर रहा है वो उसकी कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आई होप ये सब बात आपको पता है। हम लोग वापस इस पे आ जाते हैं, क्यों इतनी बात कही वो फिर से देखते हैं। द अंडरलाइंग एजम्पशन वाज दैट टू रिड्यूस कॉस्ट डायरेक्ट एंड ओवरहेड। पर्पस यही था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का कि डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। कैसे, जैसे हो वैसे, जैसे हो जाए वैसे ही कर लो, बस कम हो जाए कॉस्ट। बिकॉज ऐसा करने से ही अ फर्म कुड अर्न बेटर प्रॉफिट्स। It involves comparing actual results with the standard expectation, typically budget or standard cost, and analyzing the difference. The process is also known as variance analysis. Standard costing में आपने देख रखा होगा, लोअर लेवल पे आपने जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की होगी कि द एक्सपेक्टेशन, वेरिएंसेस एनालिसिस वगैरह वहाँ पे निकाले जाते हैं। वेरिएंस क्या होता है, वो आपको बताता है कि आपने कितना बेटर परफॉर्म किया या कितना आउट परफॉर्म किया। A corrective action would be taken to ensure future outcomes are within the budgeted outcomes. Traditional cost management suffers from the following limitations. अच्छा, let me tell you कि this cost management paper would comprise of several theoretical questions as well. ठीक है, इनमें कुछ theoretical questions आ सकते हैं जिनमें आपको direct definitions वगैरह की requirement हो सकती है, तो you must have knowledge of these languages also. ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, कि कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम डजंट वर्क इफेक्टिवली इन टुडेज बिजनेस इन्वायरमेंट। आज की तारीख में कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम वर्क नहीं करता। होता क्या है कि हम ऐसे सोचते हैं, काम करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट तो मेरा कम बिकता है ना, ब्रश मेरा कम बिकता है, इसका एडवर्टीजमेंट थोड़ा कम करा देते हैं। तो पता चलता है एडवर्टीजमेंट हमने टूथब्रश का कम करा है, पेस्ट भी कम बिकना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये फर्क आता है, पेस्ट तो मेरा ज्यादा बिकता था, ठीक है, उस पे हमको लागत कॉस्ट रिड्यूस नहीं करनी थी, लेकिन हमने ओवरऑल एडवर्टीजमेंट बजट अपना रिड्यूस किया ना, तो इससे मेरा जो पावरफुल प्रोडक्ट था वो भी इंपैक्टेड हो गया। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट हैज इंटरनल फोकस। ये हमने बात आपको बताई कि इसमें इंटरनल फोकस होता है, हम कॉम्पिटिटर कैसे चल रहा है ये सब चीज नहीं देखते। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड कॉस्ट रिडक्शन could lead to inferior quality of product। हमेशा अब जब बात ये आती है कि कैसे भी कॉस्ट को रिड्यूस करो, एक्स रॉ मटेरियल यूज करने की बजाय अब वाई रॉ मटेरियल भी हम यूज करके प्रोडक्ट बनाने को तैयार हैं, तो चांसेस है कि नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंफीरियर हो जाए। यस, कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ भी यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। तो दिस लीड्स टू इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिलाई ऑन अकाउंटिंग डाटा which can be misleading at times. Traditional cost accounting system rely on accounting data which can be misleading at times. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग डाटा पे ही तो होता है। बेसिकली ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम क्या था, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन करते किससे, बजट के बेसिस पे। बजट कहाँ से बनाते हैं, पास्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन से बनाते हैं। ठीक है, हमेशा बजट क्या होता है, पुराने डाटा को उठा के बना देते हैं। और ये जो अकाउंटिंग के डाटा होते हैं ये बहुत रिलायबल हैं ऐसा जरूरी नहीं है, और इनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए ये गलत है। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगह पे यूज होती है, लेकिन उनके बेसिस पे कोई एक प्लानिंग की जाए, दिस इज रॉन्ग। अब आइए ये समझते हैं व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट इट इज नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल कॉस्ट। आज के जमाने में कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब कैसे भी लागत कम कर दी जाए ये सही है ही नहीं। आज के जमाने में चाहिए क्या, फोकस शुड बी टू मैनेज कॉस्ट स्ट्रैटेजिकली। प्लानिंग करो, दिमाग लगाओ कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाए। ठीक है, तो a strategy is set of action taken by managers of the company to increase the company performance। strategy किसे कहते हैं, basically a set of action that is a planned layout। ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट करने से क्या होगा, हम बहुत अच्छे तरीके से, कंट्रोल तरीके से लागत को कम कर लेंगे। ठीक है,
I'm not just reading it out line by line as because the concept is already there in your mind. You have understood deeply ki what is the strategic cost management. Look at this paragraph, strategic cost management here. Strategic cost management lays a greater focus on continuous improvement to deliver superior quality product to the customers. Strategic cost management must be an integral part of the value chain. It needs to include all aspects of the production, purchase, design, manufacturing, delivery and service. हर एक एक्टिविटी को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए. प्रोडक्शन कैसे हो रही है, परचेज कैसे हो रहा है, डिजाइनिंग कैसे हो रही है, क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, कौन सी एक्टिविटी पे फोकस किया जाए कि ये एक्टिविटी अगर कम कर दी जाए, ये वाला काम ना किया जाए तो प्रोडक्ट की वैल्यू वही रहेगी कस्टमर के माइंड में और हमारी लागत भी कम हो जाएगी. Design, manufacturing, delivery and service, it is important that strategic cost management is involved at early stages of a product development cycle to avoid heavy cost of failure. कहता है कि जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो, डेवलप करना शुरू करते हो, तभी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व कर लो. ऐसा ना हो कि पहले तो हमने विदाउट मच ऑफ प्लानिंग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया और जब फेल होने लग गया प्रोडक्ट तो हम उसमें प्लानिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं. द प्लानिंग शुड बी द वेरी फर्स्ट फॉर्मुलेशन एट द टाइम ऑफ जस्ट एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट. एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लिया गया है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को समझाने के लिए. दिखाता है, ध्यान से देखिए आप भी, हम आपको दिखाते हैं. देयर आर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. आई एम इनलार्जिंग इट. कैन यू सी देयर आर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. बताता है कि दोनों की रेवेन्यू जो है दैट इज 60 एंड 35. से फॉर एग्जांपल दिस इज इन क्रोर्स, ठीक है, मान लो लैक्स में है या वट एवर. 60 लाख और 35 लाख रुपए की रेवेन्यू है. कॉस्ट ऑफ सेल, cost of sale means total cost. The total cost for the product is 35 and 25. Then the gross profit that comes to you is 25 and 10 and overhead मतलब indirect खर्चे, but this is a variable. Example जो लिया गया है वो variable overhead को लेते हुए, indirect खर्चे लेकिन variable है, मतलब माल कम बनाएंगे तो कम खर्चा लगेगा. variable खर्चा है depending upon unit of production, right? मेरा जो variable खर्चा है indirect क्यों कह रहे हैं? Why am I saying it as indirect? इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये एक बेसिकली एक सिंगल आउटपुट से रिलेट नहीं करता है, ठीक है. द वेरिएबल ओवरहेड इज 5 एंड 12, नेट प्रॉफिट कम्स टू 20 एंड -2, ठीक है. तो देखिए अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं ना तो ऐसे कहते हैं ए प्रोडक्ट कमा के देता है, बी प्रोडक्ट लॉस हो रहा है, क्या करें, बी प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, ठीक है. लेकिन अब हम कैसे डिसाइड करते हैं? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है? कहता है ए बी को अगर बंद करोगे तो क्या ए पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ए टूथपेस्ट है और बी क्या है, मेरा टूथब्रश है. टूथब्रश में हमको घाटा हो रहा है, लेकिन अगर हम टूथब्रश बंद करेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट लेते थे, अब वो नहीं लेंगे, ठीक है. कितने लोग ऐसे हैं? 25% लोग. 25% सेल मेरी ए की भी गिर जाएगी अगर हम बी बंद किए. तो अब हम ऐसे सोचेंगे, अगर 25% सेल ए की गिर जाएगी तो ए की वजह से जो प्रॉफिट है वो कितने से कम हो जाएगा? 5 लाख रुपया. 20 का 25%, ठीक है. 5 लाख रुपए से ए की प्रॉफिट कम हो जाएगी. यानी कुल मिला के आज हम कितना कमाते हैं? 20 लाख और -2 लाख. आज हम कितना कमाते हैं? 18. लेकिन अगर हमने बी को बंद कर दिया तो क्या होगा? यहां पे हो जाएगा 15, यहां पे हो जाएगा 15. क्यों? क्योंकि 25% लोग ऐसे हैं क्योंकि बी को अगर हमने बंद किया तो ए लेना भी बंद कर देंगे, ठीक है. तो ये प्रॉफिट 20 लाख की बजाय कितना हो जाएगा? 15 लाख. और ये तो बंद कर दिए हैं इसलिए यहां पे कुछ होगा ही नहीं. तो बच्चों कुल मिला के प्रॉफिट कितना रह जाएगा फ्यूचर में? 15 लाख रुपए. ये है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता था? कहता था बी घाटा हो रहा है, बंद करो इसको. अब हम ओवरऑल मार्केट के इंपैक्ट को देखते हैं, एक्सटर्नली भी देखेंगे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में. ये भी देखेंगे कि अगर हम बी को बंद कर देते हैं तो क्या मेरे दूसरी जगह कहां इंपैक्ट डालेगा वो. अगर वो ए पे इंपैक्ट डालता है तो अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे. पता हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलेगा? बी को चलाएं कि बंद कर दें? बताइए, बी में घाटा हो रहा है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है? बी को चलाएं कि बंद कर दे? चलाइए कहता है. कहता है कि 2 लाख का घाटा हो रहा है ना, होने दो.
क्योंकि अगर बंद करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट 15 हो जाएगी। आज 2 लाख के घाटे के बाद भी ओवरऑल प्रॉफिट कितनी है? 18 लाख रुपए है। ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो द सब्जेक्ट इज अ बिट मोर एनालिटिकल नाउ। ठीक है, आज तो हम लोग की इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहली क्लास है जिसमें हम लोग सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट का नाम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी कि यू विल हैव टू बिकम मोर स्मार्ट नाउ। ठीक है, आपको एनालिटिकल स्किल सिखाई जाएगी। ठीक है, प्लानिंग सिखाई जाएगी, और यही एग्जामिनेशन है आपका। आपके एग्जाम में 15 से 20% मार्क्स किस बात के होंगे? केस स्टडीज के। आपको सिचुएशन दे देगा, कहेगा बोलिए कंपनी क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में, तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। आपको पता है कंपनी के सीईओ की तरफ वर्क करना है, वहां पे एक राइट कंसल्टेंट की तरफ वर्क करना है कि एक बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी आपसे कंसल्टेंसी मांगती है। ठीक है, किससे मांगेगी? आप ही लोग से ना मांगेगी। ठीक है, और वो कहती है कि क्या करना चाहिए ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम हैं, हाउ शुड आई मैनेज माई कॉस्ट, तो यू विल हैव टू गिव द राइट अप्रोच। ठीक है, आपको इस लायक बनना है इस सब्जेक्ट को पढ़ के। एनालिसिस में वही बात लिखी है हमने जो आपके सामने अभी हमने एक्सप्रेस की। कुछ केस हमने और दिया है आपको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को समझाने के लिए। केस 1 पता है हमने क्या बताया? यही बताया कि देखिए पहले क्या होता था कि मशीन खराब हो जाएगी तो हम लोग बनवा लेंगे। ठीक है, बनवाने का खर्चा लगेगा, समय समय पे बेकार में खर्चे, झूठ मूठ का सर्विसिंग करा करा के मशीनरी पे खर्चा क्यों लगाया जाए। लेकिन अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है सर्विसिंग रेगुलर बेसिस पे कराते रहिए, क्योंकि अगर आपकी मशीन ब्रेक डाउन होगी तो सिर्फ आपको मशीन बनवाने का खर्चा लगेगा ऐसा नहीं है, उतनी देर आपकी प्रोडक्शन रुकेगी। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन करके आप कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाएंगे। उतनी देर तक आपकी लेबर बैठी रहेगी क्योंकि मशीन खराब है, वो काम नहीं करेगी, तो लेबर कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। केस 2 हमने क्या लिया है कि एक टेलीकॉम कंपनी थी, उसके बड़े सारे कस्टमर सर्विस सेंटर्स थे। ठीक है, मोबाइल बनाने वाली मान लीजिए कंपनी है, उसके बड़े सारे कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं। ठीक है, तो उसको लगा कि इतने ज़्यादा कस्टमर सर्विस सेंटर हैं, कुछ को बंद कर देते हैं। कुछ को बंद कर देने से क्या फर्क पड़ा होगा? जो कम बच गए सर्विस सेंटर उन पे लाइन लंबी लगती होगी। लंबी लाइन लगने से क्या होता होगा? कस्टमर परेशान, और भी कोई परेशान? उस कस्टमर केयर में बैठा इंप्लॉय भी परेशान है कि नहीं है? है। उसके ऊपर भी प्रेशर, कस्टमर की लंबी लाइन, कस्टमर भी परेशान, और 2 ही चीजों से तो कंपनी खड़ी है, ह्यूमन रिसोर्स दैट इज एम्प्लॉय एंड नंबर 2 द कस्टमर। इन्हीं से तो सब कुछ आता है। अगर यही 2 परेशान हो गए तो क्या कंपनी का सर्वाइवल है? नहीं। और यही है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो कहता है कि नहीं, इन दोनों को खुश रखना है। अगर वहां कॉस्ट ज्यादा लग रही है 4 कस्टमर के ज्यादा खोलने से, तो खोलेंगे। ठीक है, तो ये सीखना है आपको। पहले क्या था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट? कॉस्ट कटिंग। ठीक है, कहीं भी कॉस्ट कट कर दो। अच्छा 2 कस्टमर के बेकार में है, दिन भर में 2 ही कस्टमर आते हैं इनके यहाँ, तो ये तो ज्यादा चलता नहीं है, हटाओ इसको, बंद करो, खर्चे बचेंगे कुछ। नो, इट्स नॉट दैट। यू विल हैव टू प्लान स्ट्रैटेजिकली, यू विल हैव टू ऑलवेज सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कॉस्ट मैनेज करेंगे, कम करेंगे ये नहीं, मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? कस्टमर को सेटिस्फाइड रखेंगे, इंप्लॉयज को सेटिस्फाइड रखेंगे, अब खर्चा कम होता है तो करेंगे। ठीक है, तो क्या रास्ता है सर इसका? रास्ता ही तो सीखने जा रहे हैं, रास्ता ही तो सीखने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। जिसके लिए हमने आपको एक चीज बताई, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। हम लोग यही करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज को कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो कस्टमर वैल्यू नहीं करता। हम कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर की नजर में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हटाओ ना ऐसे काम को। The difference between traditional and strategic cost management, time span, short term concept। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से होता है। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमेशा लॉन्ग विजन के साथ होता है, आगे तक चलना है तो कैसे किया जाए। फोकस, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हमेशा इंटरनल फोकस होता था, बाहरी दुनिया देखते नहीं है, कंपनी के अंदर ही देख रहे हैं कहाँ कहाँ कॉस्ट कम हो सकती है। और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये है कि अंदर भी देखेंगे और साथ में बाहर भी देखेंगे,
और भी देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पछाड़ना भी तो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ड्राइवर हम आपको समझाते हैं। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट तो सभी समझते हैं, खर्चा, और ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर वो आइटम है जो खर्चे को उठा के प्रोडक्ट पे पटकता है। सर, खर्चे को उठा के प्रोडक्ट पे पटकता है, वो ड्राइवर होता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल से बताइए तब बात समझ में आए। कॉस्ट मेरी कितनी है? 5 लाख रुपया। हम कितनी यूनिट बनाते हैं? हम यूनिट बना रहे हैं 1 लाख, ठीक है। इस 5 लाख रुपए के खर्चे को इसी 1 लाख यूनिट पे तो लाना है, ठीक है। लाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बस एक तरीका बता रहे हैं आपको, बहुत सारा हो सकता है। पहला तरीका, 5 लाख रुपए का खर्चा 1 लाख यूनिट पे लाना है, डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है। तो 1 यूनिट का खर्चा कितना? 5 रुपया, ठीक है। किसकी मदद से खर्चे को हम यूनिट पे पटके? इसी यूनिट की वजह से। तो बताइए यूनिट क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। क्या है बच्चों? कॉस्ट ड्राइवर। तो आप कहेंगे सर ऐसे ही हमेशा पटकते होंगे कि कोई और भी तरीका होता है? बहुत तरीके हैं बच्चों, बहुत ज्यादा तरीके हैं। कैसे? अच्छा, 5 लाख रुपए का खर्चा, बच्चों कितनी यूनिट बनाते हैं हम? 2 यूनिट। 2 यूनिट। खर्चा बांटने का एक तरीका जो हम सिखा चुके हैं, क्या? 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट इज 2,50,000। बताइए ड्राइवर कौन है यहां? कॉस्ट ड्राइवर कौन है? यूनिट। क्योंकि यूनिट से ही हम डिवाइड करके खर्चे को कहां तक पहुंचाए? यूनिट तक। जिसको कॉस्ट को हम जिस चीज से डिवाइड करके, ठीक है, हम कॉस्ट को जिस चीज से डिवाइड करके खर्चे को पहुंचाते हैं, यूनिट तक पहुंचाते हैं, उसे कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर। और यहां पे पता है कॉस्ट ड्राइवर कौन है? मेरा यूनिट ही है, ठीक है। तो एक तरीका हो गया कि 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। इसको हम कहेंगे ड्राइवर। क्या था यहां पे? कॉस्ट ड्राइवर। यहां पे कॉस्ट ड्राइवर था यूनिट, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दूसरा तरीका दिखाते हैं। क्या ये सब चीज आप पढ़ रखे हो? हाँ, जब आपने ओवरहेड चैप्टर किया था ना, तो आपने ये सारी चीज पढ़ी है, ठीक है। आप बड़े बड़े ध्यान से सुन रहे हो, अरे आज क्या यूनिक कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं, बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं। कुछ नहीं बच्चों, ये सारी बात आप जानते हो। 2 यूनिट जो हम बना रहे हैं, उसमें से एक यूनिट ऐसी है जिसे बनाने में पता है कितने लगते हैं घंटे? 3 घंटे। और दूसरी यूनिट ऐसी है, सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट। जो 2 यूनिट हमने बनाई है, हम उसको बता रहे हैं टाइम कितना लगा बनाने में। पहली यूनिट को बनाने में 3 घंटा लगा था, दूसरी यूनिट को बनाने में मात्र 2 घंटे लगे थे। दोनों अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट हैं। अब 5 लाख रुपए का एक खर्चा हुआ था इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम खर्चा कैसे बांट रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। हम कह रहे हैं कॉस्ट जो है मेरी 5 लाख रुपया, ये 5 घंटे काम करने की है, यानी 1 घंटा काम करने का खर्चा कितना? 1 लाख रुपया पर आवर। अगर पहली वाली यूनिट में 3 घंटे काम करने में लगे हैं तो पहली वाली यूनिट का खर्चा कितना? 3 लाख। और दूसरी वाली यूनिट को बनाने में बस 2 घंटे लगे हैं तो दूसरी वाली यूनिट का खर्चा कितना? 2 लाख। हमने 5 लाख रुपए के खर्चे को 2 यूनिट में ऐसे बांटा, 3 लाख और 2 लाख। और यहां पे कैसे बांटा था? जब हम यूनिट ड्राइवर ले रहे थे तो दोनों पे 2.5 लाख। पता है यहां पे कॉस्ट ड्राइवर क्या है? आवर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आवर से की मदद से हम खर्चे को यूनिट तक पहुंचाएंगे। सबको बात समझ में आई? तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है बेसिकली वो एलिमेंट जिससे हम कॉस्ट को कहां तक पहुंचाएंगे? प्रोडक्ट तक पहुंचाएंगे। अभी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था? आप बच्चे अभी तक ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट ही पढ़ते थे। वो कहता था ओवरहेड के खर्चे को इकट्ठा करो, जो आप करते थे।
यू वर जस्ट एग्रीगेटिंग ऑल द ओवरहेड और आप बोलते थे दिस इज टोटल ओवरहेड। और टोटल ओवरहेड से आप निकालते थे रिकवरी रेट। कैसे निकालते थे? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई, याद है ना, आप डिवाइडेड बाई करते थे फिजिकल यूनिट, या फिर आप करते थे मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे आप रिकवरी रेट निकालते थे, या फिर आप निकालते थे लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, या फिर निकालते थे लेबर आवर के बेसिस पे, या फिर आप निकालते थे मशीन आवर के बेसिस पे। तो रिकवरी रेट निकालने के कई सारे तरीके थे बेस्ड ऑन फिजिकल यूनिट। हम रिकवरी रेट निकाल लेते थे पर यूनिट खर्चा इतना, पर आवर खर्चा इतना, पर मटेरियल कॉस्ट इतना, पर रुपया ऑफ मटेरियल कॉस्ट इतना ओवरहेड का खर्चा है, ठीक है। और इसी के रेशियो में हम खर्चा प्रोडक्ट्स पे बांट देते थे। खर्चा कैसे जोड़ते थे? टोटल ओवरहेड। इसमें बड़े सारे इनडायरेक्ट खर्चे, मार्केटिंग का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, बहुत सारे खर्चे जो हम प्रोडक्ट पे इस तरीके से उठा के डाल दे रहे हैं। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये कहता है कि जो ओवरहेड का रिकवरी रेट होगा वो ऐसे नहीं होगा। हम जनरली कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट वहां पे क्या होता था? बेस्ड ऑन वॉल्यूम। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में बेस्ड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, यूनिट से खर्चा बांट दो। 5 लाख रुपया लगा, 100 यूनिट बनाए, चलो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर दो। यहाँ ये नहीं होता। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है 5 लाख रुपए की बाइफर्गेशन बताओ पहले। 5 लाख का खर्चा लगा है, नहीं अच्छा मार्केटिंग में इतना, इस काम में इतना, अच्छा जब माल मंगाते हैं तो फ्रेट इनवर्ट का खर्चा इतना, ऐसे। अच्छा फ्रेट इनवर्ट का खर्चा कितना लगा है? 5 लाख में से 1 लाख रुपया, ठीक है। प्रोडक्ट कौन कौन सा है? ए और बी। अच्छा तो फ्रेट इनवर्ट तो सिर्फ ए के रॉ मटेरियल को मंगाने में लगता है, बी वाले का जो बी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल तो सप्लायर फ्री में पहुंचा देता है। तो एक काम करो, 1 लाख रुपया का पूरा फ्रेट वाला खर्चा कहां डालो? ए में। हम एक एक खर्चे को एनालाइज करते हैं कि कैसे जाना चाहिए दोनों प्रोडक्ट में। ये है नया वाला स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था? कॉस्ट ड्राइवर बनाओ। क्या रहेगा कॉस्ट ड्राइवर? यूनिट, कितना टोटल खर्चा। अरे इसमें जो टोटल खर्चा हम कर रहे हैं ना ओवरहेड का, इसमें बहुत सारा खर्चा ऐसा है जो दोनों में डिवाइड होना ही नहीं था। कुछ खर्चे ऐसे थे जो ए की वजह से थे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो 90% ए की वजह से हैं, बी की वजह से बात 10% ही है। लेकिन पहले क्या होता था? टोटल ओवरहेड कर लिया, हम तो सारा खर्चा जोड़ दिए, ठीक है, और सारे खर्चे को एक ही रेशियो में बांट दिए, यूनिट के रेशियो में बांट दिए। ए की यूनिट बनी 100, बी की यूनिट बनी 40। एक काम करो, 100 और 40 डिवाइडेड बाई 140 करके सारे खर्चे को इंटू 100 कर दो तो ए का खर्चा है, इंटू 40 कर दो तो बी का खर्चा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कहीं भी ऐसा लगे कि हमारी बात आप तक नहीं पहुंच रही है तो तुरंत वहां पे हमें बोलिएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये रही बात रिकवरी रेट की। कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ लीजिए, ये कहना चाह रहा है ओवरहेड की रिकवरी। दिस वाज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बट नाउ ईच वैल्यू एक्टिविटी हैज सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर। हर एक्टिविटी का अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर होगा। मतलब फ्रेट इनवर्ट है तो इसको बांटने का अलग ड्राइवर होगा, अलग तरीके से खर्चा बटेगा, ठीक है। मार्केटिंग अलग तरीके से बटेगा, सारे खर्चे अलग अलग तरीके से बटेंगे। हम बेसिकली देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी को किस प्रोडक्ट ने ज्यादा यूज किया है, ठीक है। जिस एक्टिविटी को जिस प्रोडक्ट ने ज्यादा यूज किया है वहां पे उस एक्टिविटी का खर्चा उस प्रोडक्ट पे ज्यादा डालेंगे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव था इनका स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली बस जिस परेशानी में हम हैं उससे निजात पा जाना, बस कैसे भी खर्चा कम हो जाए। यहां पे है कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दोनों का मतलब समझिएगा। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप का मतलब यह होता है कि हम मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाएं। ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सिर्फ अंदर ही अंदर नहीं देखेंगे, अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मेरे जैसा प्रोडक्ट 10 लोग और बनाते हैं, तो उन सभी 10 लोगों से सस्ता प्रोडक्ट बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसे कहा जाता है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है लीडरशिप इन कॉस्ट, और लीडरशिप इन कॉस्ट का मतलब सबसे सस्ता माल बनाना।
तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है मार्केट में सबसे सस्ता माल बनाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, जैसा सब बना रहे हैं वैसा या उससे बेहतर, ठीक है, कम खर्चे में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा कर दे अपने प्रोडक्ट में कि कोई रेट कंपैरिजन हो ही ना, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब जैसे कुछ लोग हैं मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके रेट से कोई कंपैरिजन नहीं है ही नहीं है, कोई ऐसा बोलता ही नहीं है, अच्छा एप्पल का मोबाइल 80,000 रुपए का, सैमसंग का 30,000 रुपए का, तो हम चलो सैमसंग ले लेते हैं। अरे नहीं, जिसको एप्पल लेना वो एप्पल ही लेगा, कोई कंपैरिजन है क्या उस प्रोडक्ट का किसी दूसरे प्रोडक्ट से? नहीं, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कुछ ऐसा कर गुजरो कि प्रोडक्ट ही अपने आप में अलग है, कोई कंपैरिजन नहीं है। गूगल, कोई है क्या दूसरा सर्च इंजन जो गूगल की बराबरी कर ले? कुछ ऐसा बना के रख दिए हैं कि अब कोई कंपैरिजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इंटेल की चिप बनाता है क्या दूर दूर तक कोई जो उसे कॉम्पीट कर सके? तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है, कॉस्ट लीडरशिप सबसे सस्ता माल बनाएंगे और कुछ ऐसा कर गुजरे कि दूसरे के प्रोडक्ट से मेरा कंपेयर होना ही बंद हो जाए। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम एग्जाम्पल है, एप्पल वाला ही कर पा रही है, तो ये सब हर जगह थोड़ी ना, वो तो तकदीर होगी उनकी, जो चमक गया एप्पल और अब एप्पल एप्पल हो गया। नहीं बच्चों, एग्जाम्पल हमने जरूर बड़े ले लिए, लेकिन अब इसी बात को हम छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पता है हम जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, हमारी ही कॉस्ट पे वो भी सेल करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कंपनी आफ्टर सेल सर्विस नहीं देती। बेसिकली वो प्रोडक्ट का ट्रेंड ही नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस देने का ट्रेंड ही नहीं है, कोई नहीं देता है मार्केट में। वो प्रोडक्ट बस बिका, ठीक है, एक है ना डायलॉग, क्या कहते हैं उसको, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि मतलब जब तक चलना होगा तब तक चलेगा, ठीक है, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है उसमें। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कोई कॉस्ट कंपैरिजन ही नहीं होगी, हमने आफ्टर सेल सर्विस रख दी। अब कोई कंपैरिजन है क्या कि हम कितने में बेचते हैं वो कितने में बेचते हैं? अरे उधर आफ्टर सेल सर्विस है ही नहीं है, हमारे यहाँ आफ्टर सेल सर्विस भी है, कुछ खराब होगा तो भी बना के देंगे। हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं मार्केट में 25 और कॉम्पिटिटर हैं, उसके प्रोडक्ट वही बनाते हैं, लेकिन किसी में गारंटी वारंटी का सिस्टम नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग कर सकते हैं? गारंटी वारंटी डाल दीजिए, हो गया अलग, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा करो कि लोग कंपेयर करना बंद कर दें, कुछ ऐसा करो कि कंपेयर करना बंद कर दें, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन यहां पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था लागत को कम करना, यहां कॉस्ट रिडक्शन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अप्रोच रिस्क एवर्स, मतलब यहां पे रिस्क नहीं लेते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट ये था रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये है कि आप रिस्क लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है ये एक्टिविटी कस्टमर वैल्यू नहीं करता है तो एक्टिविटी रिड्यूस कीजिए, रिस्क ही तो है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ना करने से प्रोडक्ट की सेल एक बार गिर जाए, यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क, यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क, ठीक है। आपको मैनेज करनी है कॉस्ट तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू चेन एनालिसिस, देखिए हमने आपको बताया था कि यही तो है मेन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। बच्चों तीन चीजों से स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट खड़ा है, ठीक है, और आपको ये तीनों वर्ड एक एक लाइन में बोलने आना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, तो आप बोल पाए, आप बोल पाए, उसके लिए सुनिए ध्यान से। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जिनके लिए मेरा कस्टमर हमें पे करने को तैयार है। इसका मतलब यह होता है कि हम यानी कि मैन्युफैक्चरर कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हो सकता है कर रहे हो जिनकी कस्टमर की नजर में वैल्यू नहीं है,
हम नहीं भी करेंगे उन एक्टिविटीज को तो भी मेरा कस्टमर मेरा माल लेगा, उतनी प्राइस में ही लेगा। तो धीरे से वो एक्टिविटी करना बंद कर दीजिए ना, ठीक है। और अगर उस एक्टिविटी में 10 रुपए का खर्चा लग रहा था तो कोई ऐसी एक्टिविटी 2 रुपए की और कर भी दीजिए, 10 रुपए बचा के 2 रुपए का ऐसा कुछ काम कर दीजिए जिससे कस्टमर की नजर में वैल्यू और बढ़ जाए, ठीक है। ये है वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। पुराने जमाने में या पुराने कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट ड्राइवर जो होता था वो एक ही होता था मोस्टली, एंड दैट वाज यूनिट। खर्चे को यूनिट से डिवाइड कर दो, पर यूनिट खर्चा आ गया। आज खर्चे को हम यूनिट से डिवाइड करके यूनिट वाइज खर्चा नहीं बांट सकते, क्योंकि हर खर्चे को हर प्रोडक्ट डिफरेंटली एब्जॉर्व कर रहा होगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्ट ए में ज्यादा कंज्यूम होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो प्रोडक्ट बी में कंज्यूम कम होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि खर्चे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं भाई। फ्रेट इनवर्ट का खर्चा लगता है, माल आता है उसका भाड़ा लगता है, ठीक है। माल जो आता है उसका भाड़ा मोटा मोटी 90% ए की वजह से है और बी की वजह से मात्र 10% है। रीजन बीइंग कि बी बड़ा हल्का माल है, बहुत कम फ्रेट लगता है उसका, ए भारी माल है उसका भाड़ा ज्यादा लगता है। तो हम भाड़े के खर्चे को सारे खर्चों के साथ एग्रीगेट करके यूनिट वाइज डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। हम भाड़े के खर्चे को वेट के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, काम करते हैं ए कितना वेट का माल आता है, बी कितना वेट का माल आता है, उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरा खर्चा है जो हम यूनिट के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। एक तीसरा खर्चा है जिसको हम किसी और बेसिस पे बांट देते हैं। जैसे हम रॉ मटेरियल जब आता है तो उसकी इंस्पेक्शन कराते हैं, क्वालिटी चेक कराते हैं, उसमें भी खर्चा लगता है। ए की क्वालिटी इंस्पेक्शन करने में खर्चा, ए की क्वालिटी इंस्पेक्शन करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो व्हाट इज दिस कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस? जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको आप अलग अलग जॉट डाउन कीजिए और हर खर्चे को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कीजिए कि कैसे बांटना चाहिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। कैसे हम ये चेक करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट कौन सी एक्टिविटी को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसे कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। मतलब हम हर कॉस्ट के लिए ड्राइवर ढूंढेंगे। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर वो एलिमेंट होता है जिससे हम कॉस्ट को प्रोडक्ट तक डालते हैं। हमने एग्जांपल आपको लिया भी ये कि फ्रेट इनवर्ट का जो खर्चा है वो ए और बी प्रोडक्ट दोनों की वजह से लगता है, लेकिन ए की वजह से ज्यादा लगता है। रीजन बीइंग कि ए भारी आइटम है और बी हल्का आइटम है। तो अगर इन खर्चों को हम वेट के रेशियो में बांट दें फ्रेट इनवर्ट का खर्चा, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमने ये ड्राइवर ही तो ढूंढा है कि ए और बी में फ्रेट इनवर्ट का खर्चा कैसे बांटना है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल ब्रॉट इन, ठीक है। तो हर खर्चे को इसी तरीके से बांटना है। जैसे मान लीजिए और भी मेरे क्या खर्चे लग रहे हैं, मेरे खर्चे लग रहे हैं रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन के। रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन क्या है? क्वालिटी चेक करते हैं रॉ मटेरियल का जैसे ही आता है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि रॉ मटेरियल सही है कि नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम जीन्स बनाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है? कपड़ा। अगर मान लीजिए कपड़ा कहीं से फटा हुआ आ गया थान में, ठीक है, और हमने जीन्स बना दी, तो पता चला कि जीन्स फटी हुई तैयार हो गई। अब आप कहोगे आजकल तो फटी हुई जींस ज़्यादा महंगी बिक जाती है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए फटी जींस नहीं बिकती है, हम 10 साल पीछे चल जाते हैं, 15 साल पीछे चल जाते हैं। आज तो ये है कि जितनी ज़्यादा जींस फटी है उतना महंगा बिक जाएगी। तो मान लो कपड़ा खराब था जिसकी वजह से फटी जींस तैयार हो गई और हम आज से 20 साल पहले हैं, ठीक है। तब तो कोई नहीं खरीदेगा, पैसा जो मजदूरी लगी वो भी बेकार हो गई। तो इसीलिए रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन की जाती है कि रॉ मटेरियल परफेक्ट नहीं होगा तो फिनिश गुड्स इम्परफेक्ट होगा और प्रोसेसिंग की लागत भी बेकार की लग जाएगी। तो रॉ मटेरियल को चेक किया जाता है। रॉ मटेरियल चेक करने में बी में ज्यादा समय लगता है और ए में कम समय लगता है। पता है, बी की 1 यूनिट रॉ मटेरियल चेक करने के लिए 1 घंटा लगता है, जबकि ए की 1 यूनिट रॉ मटेरियल चेक करने में बस 10 मिनट लगता है। तो डोंट यू थिंक कि रॉ मटेरियल की जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो उसी टाइम रेशियो में बांटना चाहिए जितना ए और बी में लगा है, कि बराबर बांट दें दोनों में, टाइम के रेशियो में ही बांटना चाहिए। तो हर खर्चे को अलग अलग जॉट डाउन कीजिए, एक्टिविटी आइडेंटिफाई कीजिए कि किस एक्टिविटी के बेसिस पे
ठीक है, किस एक्टिविटी के बेसिस पे हम इस खर्चों को बांटेंगे, वही है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, ये क्या है? स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस का मतलब है ऐसी अपनी वैल्यू खड़ी करो कि अपने दुश्मनों से अलग दिखाई दो। दुश्मन कौन? कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखाई दो, ऐसा कुछ करो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस, जल्दी से एक आप बहुत और छोटा छोटा बोलते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस, कस्टमर को जो चाहिए वो करो, जो कस्टमर को नहीं चाहिए वो एक्टिविटी खत्म करो, खर्चा बचाने के लिए। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, हर खर्चों को अलग अलग जॉट डाउन करो और हर खर्चे को बांटने का तरीका अलग अलग निकालो, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता था, सीधे खर्चे को यूनिट से बांट देते थे, कोई एक बेसिस लेके बांट देते थे। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को अलग दिखाने के लिए कुछ करो, ठीक है। क्या करो? कुछ करो, कुछ करो, कॉम्पिटिटर से अलग दिखाओ अपने आप को, अपनी वैल्यू अलग से क्रिएट करो, ठीक है। यही है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट तभी मैनेज होगा, देखिए अगर हम चवन्नी की लड़ाई लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। होना क्या है, अपने आप को इतना अलग खड़ा कर दो कि लोग फिर उसकी प्राइस से तुम्हारी प्राइस को कंपेयर ही ना करें। मेरी प्राइस 10 रुपए ऊपर भी है तो भी कह रहे हैं भाई लेना तो इसी का ही है, एप्पल का ही मोबाइल लेंगे हम, तो महंगा है तो क्या, ठीक है। अपने आप को इस तरीके से अलग कर दो, ठीक है। निश्चित है कुछ प्लानिंग की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, करिए वो, अपने आप को अलग खड़ा कीजिए। अगर ये 3 कंपोनेंट्स आपने संभाल लिए, देन यू आर डूइंग द रियल स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वैल्यू चेन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझिए, वो किस चीज को इज्जत देता है, आपके कौन से काम को इज्जत नहीं देता है ये समझिए। हर खर्चे को बांटने का अलग अलग ड्राइवर निकालिए और अपने आप को दुश्मनों से अलग कीजिए। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस हमने समझा दिया, अपने राइवल से अपने आप को डिफरेंटली क्रिएट कीजिए। आपकी वैल्यू लोगों की नजर में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अपनी सम्मान और अपनी इज्जत को हम ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं दूसरों से, वही चीज तो हम भी दे रहे हैं, कैसे बढ़ा लें? कुछ यूनिक कर दो ना, डिलीवरी अपनी बहुत प्रॉम्प्ट कर लो। फ्लिपकार्ट भी माल बेच रहा है, अमेजॉन भी बेच रहा है, अरे वही सेलर फ्लिपकार्ट पे भी जाके बेच रहे हैं, स्नैपडील पे भी बेच रहे हैं, अमेजॉन पे भी बेच रहे हैं, कैसे अलग करोगे? कर लेंगे ना। अमेजॉन 3 दिन में डिलीवरी देगा, फ्लिपकार्ट 1 दिन में डिलीवरी दे दे, बताइए अलग हो जाएगा कि नहीं? लोगों से हो जाएगा। कुछ भी अलग कर लो ना, कुछ ऐसा करो जो दूसरा नहीं कर पा रहा है, अपने आप इज्जत अलग हो जाएगी, प्राइस कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम रिफंड इमीडिएट दे देते हैं, कस्टमर डिससेटिस्फाई हुआ नहीं कि बोलता है आई एम डिससेटिस्फाइड, कहता है रिफंड देखो तुम्हारे वॉलेट में जा चुका है, लो। अपने आप वैल्यू अलग हो गई, लोग एक बार भी कतराएंगे नहीं, 10 रुपए महंगा भी मिल रहा है तो ले लो यार, अगर नहीं पसंद आएगा तो रिफंड तो तुरंत आ जाएगा, हो गई वैल्यू अलग से क्रिएट। दिस इज स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। बोलिए सबको याद रहेगा कि नहीं, कि रटने की जरूरत पड़ेगी? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस? नहीं, कहिए अपने आप को अलग करना है। कैसे करना है? डिलीवरी बड़ी जल्दी कर देंगे, ठीक है, रिफंड बहुत तेज दे देते हैं, ठीक है, आफ्टर सेल सपोर्ट बड़ा सुंदर है हमारा। कुछ अलग कर दो, दुनिया से अलग हो जाओ। यही क्या है? स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। यही तो है लागत को कंट्रोल करने का। आपको लग रहा है मार्केट में इतनी टफ कंपटीशन में हम चवन्नी अठन्नी की लड़ाई लड़ पाएंगे? नहीं, कुछ ऐसा कर दो लोग लड़ना ही भिड़ाना ही बंद कर दे रेट को। आइए दूसरी बात पढ़ते हैं, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? अलग अलग खर्चों को जॉट डाउन कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी से डिवाइड कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है? वो इसलिए जरूरत है क्योंकि रियल लागत तो तभी पता चलेगी। पहले क्या होता था, एक बेसिस लेके खर्चे को बांट देते थे, रियल लागत हमको खुद नहीं पता होती थी, हम गलत लागत निकाल के बैठ जाते थे, तो हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते थे, ठीक है। तो रियल लागत अगर जाननी है तो रियल क्लासिफिकेशन भी कीजिए खर्चे की। कहता है 2 तरीके के कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर वही वॉल्यूम बेस्ड, यूनिट के बेसिस पे बांट दो, ये स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर है। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या है? एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी के रेशियो में बांटिए। बात समझ में आई कि कौन कितनी एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है उसके बेसिस पे बांटिए, ये है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। करना क्या है? स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर या एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर? एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर।
नाउ कमिंग टू वैल्यू चेन एनालिसिस। हमने आपको स्टार्टिंग में भी एक बार बताया था वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, एक बार रिपीट करा दें क्या आपको। यहां पे बताया था वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट विच द कस्टमर इज रेडी टू पे। चेन का मतलब क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज जो एक कंपनी परफॉर्म करती है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। वैल्यू चेन एनालिसिस का कुल मिला के मतलब क्या होता है, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार है। दिस कॉन्सेप्ट वाज सजेस्टेड बाय माइकल पॉटर इन 1985। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन इसमें अंडरलाइन करा देते हैं। आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेस वेरियस एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है कि उन एक्टिविटीज को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाए जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही है कस्टमर के माइंड में। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट ऐड वैल्यू। वैल्यू चेन एनालिसिस, अच्छा वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है एक्टिविटीज विच द कंपनी इज डूइंग व्हाइल डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। इन एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड द अदर इज सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिससे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाता है। ठीक है, यही तो मेन एक्टिविटी होती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना देना। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना देने के पीछे और भी बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है, ठीक है, वो सपोर्ट कर रही है, जैसे एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये भी तो कर रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने वाला काम नहीं है। ठीक है, तो वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। सपोर्टिंग एक्टिविटीज को कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज व्हिच आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड आउटपुट। और सेकेंडरी एक्टिविटीज आल्सो नोन एज सपोर्ट एक्टिविटीज। इसका काम होता है सपोर्टिंग द प्राइमरी एक्टिविटीज। हम आपको एग्जांपल से प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज बता देते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब माल जब आता है, रॉ मटेरियल जब आता है तो उसको रिसीव करना, स्टोर करना, ये सब। ठीक है, रिसीविंग, स्टोरिंग। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल को उठा के कहाँ भेजना, प्रोडक्शन हाउस में भेजना। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। ध्यान देने वाली बात ये है, रिसीविंग ऑफ इनपुट, स्टोरिंग ऑफ इनपुट, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। आप कहेंगे सर परचेज करना, एनालाइजिंग कि किस से लिया जाए माल, ये सब क्या है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, माल आया और वहां से माल तैयार हुआ। ठीक है, जैसे ही माल आया, ऐसे समझिए, देखिए हम आपको बताते हैं, ये है मेरी फैक्ट्री। ठीक है, माल का आना और माल का जाना तैयार हो गया, यही तो होता है। ठीक है, ये हुआ इनपुट का आना, और फिर दुनिया भर के काम यहां पे होंगे, और ये होगा आउटपुट का जाना फैक्ट्री के बाद। यही होता है। इनपुट के आने से जैसे ये आया, घुसा, इसके बाद जितना काम है प्राइमरी एक्टिविटी। ये जितना कुछ हो रहा है प्राइमरी एक्टिविटी। बाहर चला गया, इसके बाद जो कुछ होगा सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या माल आने के पहले भी कुछ हुआ था? हाँ भाई, परचेज ऑर्डर प्लेस किए थे, कोटेशन मंगाए थे सप्लायर से, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी। क्या माल बिक जाने के बाद भी कुछ होता है? हाँ, आफ्टर सेल्स सर्विस देते हैं हम, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी, इसके अंदर जितना, डब्बे के अंदर जितना प्राइमरी एक्टिविटी, माल आना और माल निकलना तक प्राइमरी। ठीक है, इसके पहले, माल आने के पहले जो हुआ सेकेंडरी, माल जाने के बाद जो हुआ सेकेंडरी। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे जो कुछ भी होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है। ठीक है, और ये था सेकेंडरी एक्टिविटी, जो भी पहले हुआ था, और जो बाद में होगा वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी। जब माल बन रहा होता है तो कुछ चीजें और हो रही होती है, लेकिन फैक्ट्री के बाहर हो रही होती है, जैसे मार्केटिंग, प्रमोशन, ये सब भी तो चल रहा है। ठीक है, वो क्या है, वो भी सेकेंडरी। ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स समझ गए आप, रिसीव करना, स्टोर करना, ये सब। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है फिनिश गुड, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना देना, मशीन वशीन के जो भी प्रोसेसिंग है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक,
आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट from the factory line to the end consumer. Marketing and sales, advertising, promotion, distribution channel, sales force, pricing policies, ये सब primary. Service, after sales service like installation, repair and parts and replacement, these are all primary activities. Then what is the support activities or secondary activities? Support activities and secondary activities are procurement, purchase of raw material. अब हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे आएगा purchase of raw material. Technological development like technical knowledge, equipment, hardware, software, ये secondary activities है. Technical knowledge. Human resource, और भी कुछ करते हैं हम कि नहीं? अरे साथ में पैरेलली लेबर की रिक्रूटमेंट वगैरह चल रही होगी, उनकी प्लेसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब सेकेंडरी है. मतलब माल बनाना बेचना, ठीक है, माल बनाना बेचना ये क्या हो गया? प्राइमरी. माल बनाना बेचना ये प्राइमरी है और इसके अलावा सब सेकेंडरी है. ठीक है, माल बनाने बेचने के लिए बहुत सारे काम हम और करते हैं. हम लेबर की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट्स, ये सारा काम. ठीक है, फाइनेंस वगैरह मैनेज करने का काम, बैंक लोन लेना, प्लानिंग करना, अकाउंटिंग कराना, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी. ठीक है. हाँ, हमने एक चीज़ यहाँ पे अभी बोल दी थी आपको कि आउटपुट के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होता है दैट इज सेकेंडरी, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, वो सेल का ही हिस्सा है, उसे भी हम प्राइमरी में गिनते हैं. सेकेंडरी का मतलब ये होता है बनाने और बेचने के अलावा जितना काम है दैट इज सेकेंडरी. So is it clear till here? So these three were elements of strategic cost management. यहीं से हमने शुरू किया था. 3 एलिमेंट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के. कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू चेन, कॉस्ट ड्राइवर, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, जिसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस सबसे पहले देखा, फिर हमने देखा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, फिर देखा वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस में होता है एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना, तो हमने एक्टिविटी को भी डिफाइन कर दिया आपके लिए कि कुछ एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, कुछ को सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब होता है माल बनाना और बेचना, और सेकेंडरी का मतलब वो क्या होता है? बनाने और बेचने के अलावा जितना काम और करते हैं. ठीक है, तो विल स्टॉप हियर. बैलेंस आपका नेक्स्ट क्लास में करते हैं आपके साथ.